नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर से बात करेंगे हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास की, मिडिवल इंडिया जो है उसकी। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है वो शुरू होता है 7वीं शताब्दी से और ये लगभग चलता है अंग्रेजों के आगमन तक। बात समझ रहे हैं? तो लास्ट इससे लेक्चर जो हमने किया था, हम प्राचीन भारत करके आए थे और प्राचीन भारत में मैंने लास्ट आपको बताया था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के समय में जो और कुछ जो राजपूत वंश प्रकाश में आने लग गए थे, जो लोग अपनी सत्ता की स्थापना करना शुरू हो गए थे। आज इस लेक्चर में हम विभिन्न राजपूत राजवंश जो इस काल में पनपे, हम उनकी जानकारी लेंगे। देखिए, वैसे तो क्या ये राजपूत काल बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें ऑलमोस्ट 17 से 18 राजवंश जो है राजपूतों के, वो इस समय अलग अलग स्थानों पर उद्भव होते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर जो है अलग अलग राजवंश जो है वो प्रभावी होते हैं। कभी कोई राजवंश जो किसी का सामंत था, जैसे ही उनकी शक्ति कमजोर होती है, वो एक प्रोमिनेंट राजवंश बन जाता है। जैसे उदाहरण के मैं आपको दूं तो एक चौहान राजवंश का नाम आपको मिलेगा, एक गुर्जर प्रतिहार राजवंश का नाम मिलेगा आपको। 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार राजवंश बहुत ही मजबूत राजवंश था। ये चौहान, सोलंकी वगैरह, परमार, ये सभी उनके सामंत हुआ करते थे, यानी कि उनके अधीनस्थ रहकर काम करते थे। परंतु 10वीं शताब्दी के आसपास जब गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति कमजोर पड़ी, तो चौहानों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली, परमारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली, सोलंकियों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। तो इस प्रकार से इस पूरे दौर के अंदर राजपूतों का आपसी संघर्ष चलता रहता है। बात समझ रहे हैं? जैसे ही अब बात करें ये राजपूत शब्द कहां से आया, या ये राजपूत थे कौन, इसके बारे में देखिए अलग अलग थ्योरीज प्रचलित है। पहले अपन जो हमारे ऐतिहासिक जो लोग हुए हैं या जो इतिहासकार हुए उनकी बात के ऊपर ध्यान दें, तो देखिए इस पर पहली थ्योरी चलती है कि राजपूत विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए थे। आपने अगर पिछले लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं तो हमने बात करी थी मौर्य काल के बाद शुंग काल और कण्व वंश, है ना। शुंग काल के अंदर आप देखें तो भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण लगातार होने लगते हैं। मौर्य काल तक तो हमारे ऊपर सिर्फ ग्रीक लोगों के आक्रमण हो रहे थे, यवन कहते थे उनको, यवन जातियां। परंतु उसके बाद क्या हुआ, भारत के ऊपर शक, हूण, कुषाण, इन लोगों ने भी आक्रमण किया। इसमें से जो शक, हूण और एक पहलव, ये सब भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, मध्य एशिया, यहां से आने वाली जातियां थी। कहा जाता है कि राजपूत जो हैं इन्हीं जातियों से उत्पन्न हुए थे। कारण क्या है, इन्होंने अधिकांशतः भारत का जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हिस्सा था, यानी कि राजस्थान वाला हिस्सा, गुजरात, पंजाब, उस तरफ पाकिस्तान, जो ये वाले हिस्से थे, यहाँ पर अपनी छोटी छोटी राज्यों की स्थापना कर ली थी, जिनका संघर्ष लगातार भारत की मुख्य भूमि पर रहने वाले राजाओं से चलता रहता था। जैसे गुप्तों ने शकों को हराया, ठीक है, हुणों को पीछे धकेला, उनके राज्यों को इन्होंने छीना, उन्हें अपना सामंत बनाया, बहुत सारी बातें मिलती है। हालांकि ये शक, हूण, कुषाण जो थे, इन्होंने भी भारत आकर जो भारतीय वैदिक धर्म था उनको अपना लिया था। इस वजह से क्या है, ये भारतीय कल्चर में ही मिक्स हो जाते हैं। जैसे जो हूण शासक थे वो बाकायदा शैव या शिव धर्म के उपासक थे। हूणों के द्वारा बनाए गए मंदिर आज भी राजस्थान के बारडोली में आपको मिल जाएंगे। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, कोटा बूंदी वाला, वहां पर आज भी बारडोली का शिव मंदिर खड़ा है, जो हूण शासकों द्वारा इसी काल के अंदर बनाया गया था। जो इस बात का प्रमाण है कि ये आने वाले शासक तो विदेशी थे, परंतु भारत में लंबे समय तक रहने के कारण इन लोगों ने भारतीय वैदिक धर्म को अंगीकार कर लिया था। पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नहीं, ये भारतीय लोग ही थे और इनका संबंध जो है ये विभिन्न जो बड़े राजवंश हुए हैं उनके सामंतों से, उनके प्रशासनिक अधिकारियों से, या फिर ब्राह्मण वर्ग के वे लोग जो बड़े बड़े पदों पर थे उनसे था। बात समझ रहे? इनका कहना था कि जब गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ा तो गुप्त साम्राज्य के जो भी प्रशासनिक प्रांत थे, भाई गुप्त साम्राज्य ने क्या किया था, अपने पूरे शासन को छोटे छोटे प्रांतों में तोड़ दिया था। तो उन्होंने मगध में बैठकर शासन चलाया, पाटलिपुत्र में बैठकर, ठीक है, परंतु अपना जो साम्राज्य था उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था। जैसे अवंती, उज्जैनी, मगध, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत कर दिए थे। अब हर प्रांत का उन्होंने क्या प्रशासक बनाया था। तो जनरली क्या हुआ, जैसे ही गुप्त कमजोर पड़े तो ये सारे प्रांत भी स्वतंत्र हो गए। अब जिस प्रांत में जो प्रशासक था, वो प्रशासक ने अपने नाम से, अपने कुल के नाम से नए राजवंश की नींव रख दी। यही कारण है कि देखिए, जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन होता है ना, वैसे ही आपको राजपूत वंशों की उत्पत्ति मिलने लग जाती है। मतलब इससे पहले, गुप्तों से पहले राजपूत शब्द मिलता ही नहीं, राजपुत्र शब्द जरूर मिलता है। तो यह भी माना जाता है कि राजपुत्र शब्द जो है अपभ्रंश होकर राजपूत बन गया। बात समझ रहे? जिसमें अधिकांश क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग के लोग थे। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है हरिश्चंद्र, वो बाय बर्थ ब्राह्मण था। बात समझ रहे?
ऐसे ही कई सारे और भी राजवंश मिलते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी ब्राह्मण मूल पुरुष से हुई है। तो इस प्रकार से ये एक थ्योरी और चलती है। पहली हो गई विदेशी, दूसरी हो गई क्या, भारत के अंदर हुए जातियों से। फिर तीसरी थ्योरी देखो वो है पौराणिक थ्योरी। पौराणिक मतलब जो हमारे जो मान्यताएं हैं, हमारे धार्मिक मान्यता है, उनसे जुड़ी हुई है। इसमें अपन को चंद्रबरदाई का उल्लेख मिलता है। चंद्रबरदाई जो है प्रसिद्ध एक शासक हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान, अजमेर के पृथ्वीराज चौहान बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और उनके ये सखा भी थे, दोस्त भी थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो की शुरुआत में वो लिखते हैं कि आबू पर्वत पर, माउंट आबू जो है राजस्थान में है, आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि ने एक यज्ञ किया था। यज्ञ करने का कारण था कि उन्हें जो है यज्ञ में बार बार जो है राक्षस परेशान किया करते थे। तो उन्होंने यज्ञ किया और इस यज्ञ में अग्नि कुंड से उन्होंने बारी बारी से 4 पुरुषों को उत्पन्न किया। तो सबसे पहला पुरुष जो उसमें उत्पन्न हुआ वो था प्रतिहार। बाद में आगे चल के अपन इसको गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं, पर पहला हुआ प्रतिहार। बात समझ रहे हैं? दूसरा जो उत्पन्न हुआ वो था परमार। तीसरा जो उत्पन्न हुआ उसे चौलुक्य नाम मिलता है, चौलुक्य, ठीक है, या फिर आप इसे सोलंकी भी कह सकते हो, सोलंकी, ठीक है। चौलुक्य अलग है और चालुक्य अलग है। दक्षिण भारत में एक राज्यवंश मिलेगा चालुक्य, अपन इसकी बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं इसकी। तो देखो क्या हो गए, प्रतिहार, परमार, चौलुक्य, और अंत में जो पुरुष निकला वो था चौहान। बात समझ रहे? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार इन 4 राजवंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो राजपूतों की अग्निकुंड की जो उत्पत्ति है उसका सिद्धांत किसने दिया? चंद्रबरदाई ने दिया, चंद्रबरदाई। बात समझ रहे? इसका ग्रंथ क्या सा था? पृथ्वीराज रासो। कहने का मतलब है कि आप इसमें से कौन सी थ्योरी सही माने, कौन सी थ्योरी गलत माने, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जो समाज होता है, जो संस्कृति होती है, वो उत्तरोत्तर जो है ना प्रगति करती रहती है। आज आप जिस भी किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, आप अपनी जाति के आप उत्थान को देख लीजिए। लगातार क्या होता है, हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान की जो प्रचलित मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उस स्थान के जो लोक देवता हैं, उस स्थान की जैसी जलवायु है, उसके अनुसार मनाए जाने वाले त्योहार हैं, उसका असर वहां रहने वाली लगभग हर जाति पर पड़ता है, हर धर्म के लोगों पर पड़ता है। बात समझ रहे? आप अगर बात करें कि कोई राजस्थान के या गुजरात के हिंदू ही लोग हैं, उनके देवता भी एक जैसे हैं, पर उनके त्योहारों में आपको, उनके त्योहारों के मनाने के तरीके में आपको बहुत फर्क मिलेगा। बात समझ रहे? तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो जातिगत विकास होता है उत्तरोत्तर चलता रहता है, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लगातार आते जाते हैं। जो विदेशी राजपूतों की विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसका लॉजिक ये कहता है कि क्योंकि राजपूतों की जो प्रैक्टिस थी, उनके जो रीति रिवाज थे, उनकी जो परंपराएं थी, उन परंपराओं के अंदर इन विदेशी जो जातियां मिलती हैं, उनकी परंपराएं मिलती है। जैसे मांसाहार का प्रयोग ले लीजिए, शक्ति का प्रयोग, शक्ति की पूजा का प्रयोग ले लीजिए, ठीक है, एक युद्धरत जाति रहना, यानी कि हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना। तो ये जो बर्बर जातियां थी, इनका जैसी विशेषताएं थी वैसी यहां पर मिलती है। इस वजह से इनकी विदेशी जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। दूसरा, राजपुत्र शब्द, ये तो हमारे जो वैदिक धर्म है उसके संस्कृत साहित्य में आपको मिल ही जाएगा। तो राजपुत्र से ही अपभ्रंश होकर ये राजपूत भी बन सकता है। और चंद्रबरदाई ने तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इसको तथ्य को आगे बढ़ाई दिया। तो दोस्तों ये उत्पत्ति का सिद्धांत है, पर जो भी बात है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में नो डाउट पूरे भारत के अंदर राजपूतों का बोलबाला रहता है। जगह जगह पर यहाँ पर इनके राजवंश स्थापित थे जो एक बड़े बड़े टेरिटरी को कंट्रोल करते थे। एक छोटा सा यहाँ पे और मेंशन कर दूं, देखिए भारत पर पहला अरब आक्रमण हो जाता है 712 ईस्वी के अंदर। वैसे 711 में होता है, बट वो विजय कर पाता है 712 में। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करता है। आप समझिए कि सिंध आज की तारीख में थोड़ा पाकिस्तान में पड़ता है। अब वहां से आप देखें तो भारत की आज की जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल पास में है, परंतु फिर भी इन 400-500 सालों तक जो है अरब जो आक्रमणकारी थे वो भारत में घुस नहीं सके। उन्होंने प्रयास बहुत किए, परंतु पहले गुर्जर प्रतिहारों ने उनका प्रतिरोध किया, फिर परमारों ने, सोलंकियों ने उनका प्रतिरोध किया, और अंत में चौहानों ने इनका प्रतिरोध किया। अंतिम रूप से जो चौहान शासक हार जाता है, जिसके बाद भारत में इस मुस्लिम दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, वो पृथ्वीराज चौहान था, जो 1192 के अंदर तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाता है।
तो जो भी बात है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, ये सदी जो पूरी है, ये समय जो पूरा है, ये राजपूतों के नाम रहता है। तो हम इसकी चर्चा करते हैं बारी बारी से एक एक राजवंश की। पहला राजवंश जो हम लेने वाले हैं, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। देखिए, गुर्जर शब्द जो है ये स्थान विशेषक है, जाति विशेषक कम है, स्थान विशेषक ज्यादा है। ये बेसिकली राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, गुजरात का जो पश्चिमी भाग है, इसे गुर्जर रात्रा के नाम से जाना जाता था। तो इसी जगह पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने नाम के साथ गुर्जर जोड़ लेते, जैसे प्रतिहारों ने अपने साथ गुर्जर जोड़ लिया। यहाँ पर ब्राह्मण रहते थे, गौड़ ब्राह्मण, उन्होंने अपने साथ गुर्जर गौड़ ब्राह्मण जोड़ लिया। आप राजस्थान के पूर्वी तरफ जाए तो वहां पर गुर्जर आज की तारीख में एक आपको अलग ही जाति मिलेगी। तो बेसिकली ये माना जाता है कि गुर्जर शब्द जो है एक जाति से ज्यादा जो है एक स्थान विशेषक के रूप में प्रयोग किया जाता था। हालांकि बाद में जैसे जैसे लोग उसको एडॉप्ट करते गए तो वो नाम थोड़ा सा बदल गया। इतिहास में हमें जिस राजवंश का नाम मिलता है उसके साथ हमें गुर्जर प्रतिहार शब्द ही मिलता है। इस वंश की जो उत्पत्ति मानी जाती है, जोधपुर के मंडोर क्षेत्र से मानी जाती है। जोधपुर शहर जो है आज का, उसके से 7-8 किलोमीटर दूर ही मंडोर है, जो प्राचीन जोधपुर की, जो मांडव्यपुर कहलाता था, बाद में मंडोर नाम हो गया, इसकी राजधानी हुआ करता था। मंडोर और इसके आसपास ही जो है सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों ने अपना राज्य स्थापित किया, परंतु धीरे धीरे इनका राज्य बढ़ते बढ़ते मंडोर से कन्नौज तक पहुंच गया। अब आपको याद हो तो अपने हर्षवर्धन पढ़ा, हर्षवर्धन के समय कन्नौज सत्ता का केंद्र बन चुका था, पावर सेंटर बन चुका था। इसका मतलब जो कन्नौज पर शासन करता है वो उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा होगा। तो गुर्जर प्रतिहार अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए कन्नौज तक पहुंच गए। आगे चलकर इनकी 2 शाखाएं हो गई। गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा कन्नौज चली गई, जबकि एक शाखा जो है वो राजस्थान में ही रहेगी। राजस्थान में भी इन्हें प्रतिहार, पड़िहार, परिहार और एक और शाखा इनकी थी इंदा प्रतिहार, इन नामों से जाना गया। बात समझ रहे? तो अलग अलग इनकी शाखाएं हो गई थी। तो देखिए, 4 राजपूत कुल परमार, प्रतिहार, चौहान तथा चालुक्य का उद्भव आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि द्वारा किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से हुआ। चंद्रबरदाई वाली थोड़ी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर नियंत्रण करके उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करी। हरिश्चंद्र प्रतिहार ने इस राजवंश की नींव रखी थी। नागभट्ट प्रथम जो है इस वंश का सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ है। नागभट्ट प्रथम के राज वत्सराज परिहार, जिसके बारे में जैन ग्रंथ कुवलय माला तथा हरिवंश पुराण से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। ये याद रखने वाली बात है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी देने वाले सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो जैन ग्रंथ कुवलय माला और हरिवंश पुराण, ये दोनों ही ग्रंथ जो है आज भी उपलब्ध हैं। नागभट्ट द्वितीय ने पाल नरेश धर्मपाल को हराया, किंतु राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय से हार गया। देखो, ये चीज जो है ये मैं पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा था, आगे डिस्कस करूंगा। ये है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जो 3 राजपूत वंशों के बीच में हुआ। एक थे गुर्जर प्रतिहार, एक थे पाल और एक थे राष्ट्रकूट। ये 3 राजवंश जो हैं ये लड़ाई कर रहे थे एक ही जगह को जीतने की, कन्नौज को जीतने के लिए। आपस में ये बार बार एक दूसरे को हराते थे। हालांकि ये संघर्ष 100 वर्षों तक चला। 100 वर्षों के बाद अंतिम रूप से जो विजय रही वो गुर्जर प्रतिहारों के हाथ में रही। तो देखिए, ये यही कह रहा है कि नागभट्ट द्वितीय ने हरा दिया किसको? धर्मपाल को। बात समझ रहे? परंतु राष्ट्रकूट गोविंद ने हरा दिया किसको? नागभट्ट द्वितीय को। आगे चलकर ये धर्मपाल जो है ये वापस हरा देगा गोविंद तृतीय को। तो ये इन 3 राजवंशों के बीच में लगातार चलता रहा। तो इस पे सवाल पूछते हैं, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच में लड़ा गया था? तो कन्नौज का ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासकों के मध्य लड़ा गया था। अब ध्यान रखना इस चीज को। मिहिर भोज इस वंश का बहुत ही प्रतापी शासक हुआ है। इसने ही कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। मिहिर भोज के बाद इसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। महेंद्रपाल प्रथम के बारे में राज तरंगिणी से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राज तरंगिणी का जिक्र मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था। कलहड़ ने जो है वो राज तरंगिणी लिखी थी। राजशेखर जिसने काव्य मीमांसा लिखी है, ये याद रखना, राजशेखर ये इसका दरबारी कवि था महेंद्रपाल का, इसने लिखी है काव्य मीमांसा। ये पूछते हैं, ये ग्रंथ पूछते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काव्य मीमांसा किसका ग्रंथ है? राजशेखर का, जिसने महेंद्रपाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है। इसके अलावा देखो, कपूर मंजरी, विदशाल भंगिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना किसने करी?
राजशेखर ने करी। यशपाल प्रतिहार इस वंश का अंतिम शासक था जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने के लिए अपनी सेना कश्मीर भेजी थी। अनंगपाल सिंह ने इन्हीं के बाद में तोमर वंश की स्थापना करी। देखिए 10वीं शताब्दी में आते आते जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर पड़ गए तो दिल्ली और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर एक नया राजवंश पनपा जिसे तोमर राजवंश कहा जाता है। इस तोमर राजवंश की स्थापना अनंगपाल सिंह तोमर ने की थी। परंतु अनंगपाल सिंह तोमर को जो है पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था और दिल्ली से उसका क्षेत्र छीन के अपने राज्य अजमेर में मिला लिया था। ठीक है, अनंगपाल सिंह तोमर के वंशज जो है बाद में राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में आकर रहे और यही तोमर जो है ये बाद में तंवर और तुंवर इन शब्दों में बन गया। राजस्थान में आज भी तंवर राजपूत जो पाए जाते हैं वो अपने आप को इसी तोमर राजवंश के जो वंशज हैं वो बताते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए गुर्जर प्रतिहारों ने एक लंबे समय तक भारत की भूमि पर शासन किया। कई सारे इसमें बड़े शासक भी हुए। इसमें जो आपने ये राजशेखर का नाम लिया है, कल्हण का नाम लिया है, ठीक है, इनको आपको याद रखना होगा। फिर देखें आप राष्ट्रकूट वंश। देखिए राष्ट्रकूट वंश जो है दक्कन क्षेत्र जो है दक्षिण भारत का जो क्षेत्र गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र यहां पर पनपा था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक मिलता है दंती दुर्ग। ध्यान रखना, जैसे गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन मिलता है, हरिश्चंद्र, इनका संस्थापक मिलता है दंती दुर्ग जिसने 736 ईस्वी में नए शासन की नींव रखी। इसने मान्य खेत या माल खेत, ये भी शब्द कहीं कहीं लिखा मिलेगा, मान्य खेत या माल खेत को इसने अपनी राजधानी बनाया। कृष्ण प्रथम ये इसका राजवंश का सबसे प्रमुख शासक था जिसने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। अजंता एलोरा जो है उसके पास में कैलाशनाथ मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर विश्व के आश्चर्यों में से एक है। यह मंदिर जो है चट्टान को ऊपर से काटते हुए नीचे तक लाया गया है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब जैसे आपने कोई मंदिर देखा होगा तो इस मंदिर में पहले शिखर का निर्माण किया गया ऊपर से काटते काटते और फिर नीचे आकर जो है मंदिर का बाकी भाग है वो बनवाया गया था। मतलब जैसे कोई चट्टान खड़ी है तो ऊपर से काटना इन्होंने शुरू किया था। ये अपर रॉक कट यानी कि ऊपर से रॉक को काटते हुए जो मंदिर है उनमें कुछ ही मंदिर जो है इस प्रकार से बनाए गए। उसमें अजंता का कैलाशनाथ मंदिर सबसे भव्य है। तो ये कैलाशनाथ मंदिर जो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूट शासक में भी कौन था, कृष्ण प्रथम। अमोघ वर्ष इसी की एक शासन में हुए हैं। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट है। ये जैन धर्म के अनुयायी थे जिन्होंने जैन विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया है। ध्रुव और गोविंद तृतीय ये भी साम्राज्यवादी राष्ट्रकूट शासक थे। ध्रुव और गोविंद तृतीय दोनों ने ही कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में की। उसने एक अन्य रचना प्रश्नोत्तर मल्लिका में करी है। इंद्र तृतीय प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक था जिसके शासनकाल में अल्बी यात्री अल मसूदी भारत आया और उसने इंद्र तृतीय को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। अरबी यात्री अल मसूदी, याद रखना, जब भारत आया उस समय राष्ट्रकूटों का शासक कौन था, इंद्र तृतीय। कृष्ण तृतीय ने चोल शासक को पराजित कर सुदूर दक्षिण तक अपने दक्षिण तक नियंत्रण कर लिया। दक्षिण के अंदर जो है देखो चेर, चोल, पांडे ये राजवंश थे। तो चोलों का साम्राज्य सबसे मजबूत था, पर आप समझिए कि राष्ट्रकूटों ने चोलों को भी हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार चोल सीमा तक कर दिया। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के बारे में हम बात करें। चालुक्य वंश की एक शाखा दक्षिण भारत में भी थी जबकि दूसरी शाखा गुजरात में स्थित थी। इनकी राजधानी अहिनवाड़ थी। गुजरात के जो चालुक्य थे देखिए इनको सोलंकी कहा जाता था। बात समझ रहे हैं, सोलंकी कहा जाता था। तो गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों को अग्निकुंडी राजपूत माना जाता है, वो मैंने आपको बताया था, है ना। मूल राज प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। उसका उत्तराधिकारी चामुंडराय था। चालुक्य शासक भीमराज प्रथम के शासनकाल में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, आगे वाले लेक्चर में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा महमूद गजनवी के आक्रमण को भी, तो उस समय चालुक्यों का शासक कौन था, ये भीमराज प्रथम था। आगे देखिएगा, भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनाया। देखिए दिलवाड़ा के मंदिर बहुत फेमस है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये मध्यकाल की एक बहुत ही अद्भुत संरचना है जिसमें संगमरमर के ऊपर बहुत ही बारीक कारीगरी की गई है। तो ये दिलवाड़ा के मंदिर जो है ये एक जैन विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे जो कि भीम प्रथम जो कि सोलंकी शासक था उनके सामंत थे। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिंधराज के दरबार में था। देखो इसका नाम मिलता है जयसिंह सिद्धराज।
कहीं कहीं पे इसको जय सिंह सिंहराज भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। ये बहुत ही फेमस राजा हुआ है इस चालुक्य वंश का। जयसिंह ने सिद्धपुर के अंदर रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया था। कुमारपाल प्रथम चालुक्य वंश का महत्वपूर्ण शासक था जिसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। प्रसिद्ध अपभ्रंश रचनाकार हेमचंद्र कुमारपाल प्रथम का दरबारी कवि था, कोई खास बात नहीं। कुमारपाल प्रथम के उत्तराधिकारी भीम द्वितीय के समय 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अहिनवाल पर आक्रमण करके चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया था। एक और इसका फैक्ट बता देता हूं, 1177 के अंदर जो है मोहम्मद गौरी ने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी उत्तर की सीमा मतलब यानी कि पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं पर तो उसने बाद में आक्रमण किया, पहले वो गुजरात के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। उस समय जो है ये 1175 ले लेना है, 1175 ईस्वी, हाँ 77 नहीं। तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया उस समय गुजरात का ये सोलंकी शासक था मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से युद्ध के अंदर हराया। उसके बाद मोहम्मद गौरी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस गुजरात की तरफ से हमला कर सके। मूलराज और पृथ्वीराज जो है रिश्तेदार भी थे। पृथ्वीराज की जो माताजी थी वो सोलंकी राजकुमारी ही थी, मतलब इसी की गुजरात की वो राजकुमारी थी, बट यहाँ पर ही उनकी शादी हुई थी, तो इनका आपस में रिश्ता भी था। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला राजवंश देखिए गढ़वाल राजवंश, बड़ा फेमस है। गढ़वाल राजवंश बेसिकली राष्ट्रकूटों की एक शाखा मानी जाती है। यह भी कहा जाता है क्योंकि ये गुहाओं से निकले थे, गुहाओं के जो प्रदेश थे जहां पर गुफाएं थी, खास करके मालवा के क्षेत्र के अंदर देख लीजिए, उत्तराखंड के क्षेत्र में देख लीजिए, यहां तक इनका शासन रहा है। इस वजह से इन्हें गढ़वाल कहा गया, गुहाओं में रहने के शासन के कारण। तो प्रतिहार वंश के पतन के बाद कन्नौज पर गढ़वालों का नियंत्रण हुआ। देखिए 100 वर्ष तक वो गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज का संघर्ष चला। हालांकि अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार विजयी रहे, परंतु गुर्जर प्रतिहार जैसे ही 10वीं शताब्दी के अंदर कमजोर पड़े, वैसे ही गढ़वालों ने जो है कन्नौज के ऊपर नियंत्रण कर लिया। गढ़वाल भी जो है शुरुआत में गुर्जर प्रतिहारों के सामंती थे। चंद्रदेव गढ़वाल वंश का प्रथम शासक था। इस वंश का एक अन्य प्रमुख शासक गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र शासक हुआ जिसने लाहौर तक को जीत लिया था। जयचंद गढ़वाल इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक था। इसकी पुत्री संयोगिता थी। इसकी पुत्री कौन थी? संयोगिता। देखिए संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान, इनके प्रेम प्रसंग की कहानी बड़ी फेमस है। कहा जाता है कि जयचंद गढ़वाल जब शासक बना तो उसकी जो सीमाएं हैं वो लगती थी अजमेर से। अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान। देखो पृथ्वीराज चौहान एक साम्राज्यवादी शासक था, उसने अपनी सीमाओं को बहुत बढ़ाया। दिल्ली के अनंगपाल सिंह तोमर को हराया, दिल्ली को जीत लिया, उसने पंजाब के कई सारे किलों को जीत लिया। पंजाब की तरफ से जो पश्चिम की सीमा उसकी लगती थी मोहम्मद गौरी के साम्राज्य से लगती थी। उसने दक्षिण के अंदर भी सोलंकियों से उनके कई सारे प्रदेश छीन लिए थे। तो काफी बड़े साम्राज्य पर उसने शासन किया पृथ्वीराज चौहान ने। जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान के सामने कमजोर था, कई युद्धों के अंदर उसने गढ़वालों को हराया भी था। पर पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम प्रसंग चल रहा था और कहा जाता है कि एक बार जब जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया तो उसमें लगभग भारत के सभी राजपूत शासकों को आमंत्रित किया गया, पर उस स्वयंवर के अंदर पृथ्वीराज को आमंत्रित भी नहीं किया गया। साथ ही साथ पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज की एक मूर्ति हाथ जोड़े हुए दरबार का जो बेसिकली गेट था वहां पे एक दरबान के रूप में उसको मॉक करने के लिए लगा दी गई। पृथ्वीराज चौहान को जब ये पता चला तो उसने एक अपने साथी चंद्रबरदाई को लिया साथ में और खुद ने तो एक चंद्रबरदाई के सेवक का रूप बना लिया और चंद्रबरदाई को एक राजा का वेश दिया और ऐसे बहरूपीय बन के वो स्वयंवर में घुस गए। स्वयंवर के अंदर संयोगिता ने पृथ्वीराज को पहचान लिया और उसको वरमाला पहना दी और पृथ्वीराज चौहान फिर वहां से संयोगिता को भगाकर ले गए। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि जयचंद ने जो है वो पृथ्वीराज से ईंट बांध ली और उसको अब वो हराने का मौका ढूंढने लगा। पश्चिम की जो सीमाएं थी वहां पर लगातार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने का प्रयास कर रहा था। छिटपुट लड़ाइयां चल रही थी। 1191 के तराइन के युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा भी दिया था। कहा जाता है कि जयचंद गढ़वाल ने ही मोहम्मद गौरी को भारत आमंत्रित किया था। उसने कहा कि भाई पश्चिम से तू घेर ले इसको, पूर्व से मेरी सेनाएं घेर लेंगी और हम इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को हरा सकेंगे, बाद में राज्य आधा आधा कर लेंगे। हालांकि 1194 के चंदावर के युद्ध में
भाई 1192 में तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गया, मोहम्मद गौरी जीत गया। फिर 1194 में मोहम्मद गौरी कन्नौज के ऊपर आक्रमण करता है और चंदावर के युद्ध में वो जयचंद को हरा भी देता है और उसकी हत्या भी कर देता है। और इसी के साथ जो है ये घेड़वाल राजवंश खत्म हो जाता है। एक तरफ घेड़वाल खत्म होता है, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान खत्म होता है। आप देखिए आपस की राजनीति के अंदर ही इन्होंने अपना ही नुकसान किया और विदेशी शासक जो है भारत में अपनी जीत पक्की करने में सफल रह पाए। फिर ये कहा जाता है कि जयचंद के ही जो वंशज थे, जो बचे थे, वो वहां से फिर निकल के राजपूताना की तरफ आ गए। सबसे पहले तो उन्होंने अजमेर, पुष्कर, मेड़ता इसके आसपास जो है अपना एक छोटा सा शासन स्थापित किया और आगे चलकर उन्होंने राठौड़ वंश की नींव रखी। बात समझ रहे? तो फिर जोधपुर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़, जिसमें और भी कहीं प्रतापी शासक हुए हैं, वो भी गहड़ वालों की ही एक शाखा मानी जाती है। जयचंद का बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन और पृथ्वीराज चौहान के साथ संघर्ष हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया और इसी के साथ जो है कन्नौज पर तुर्कों का अधिकार हो गया। जयचंद के दरबार में नैश चरित एवं खंडन खाद्य का लेखक श्री हर्ष भी रहता था। ठीक है, हालांकि इसका कभी क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं है, बट फिर भी आप याद रख सकते हो इसको। तो ये हमारा एक और कौन सा राजवंश हुआ? गहड़वाल राजवंश। आगे देखिए एक और राजवंश, चौहान राजवंश, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं। देखिए चौहान राजवंश भी बहुत पुराना राजवंश माना जाता है। 551 ईस्वी के आसपास मानते हैं कि वासुदेव चौहान ने जो है राजस्थान के अंदर है सांबर झील के आसपास के क्षेत्र पर जो है अपना शासन स्थापित किया। हालांकि जब गुर्जर प्रतिहार बहुत मजबूत हुए तो चौहान जो है गुर्जर प्रतिहारों के सामंत बन गए, अर्थात उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। परंतु जैसे ही गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति कमजोर हुई, चौहानों ने जल्दी से अपने सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को जो है और आगे बढ़ा के और आबू के, सिरोही के स्थान पर, ठीक है, जालोर के स्थान पर इन्होंने कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज तृतीय जो है इसका बड़ा एक महत्वपूर्ण शासक होता है। हालांकि आप देखिए इसके और भी जो शासक होते हैं, पृथ्वीराज के दादा होते हैं अर्णोराज, अजय राज, है ना। अजय राज ने ही अजय मेरू या अजमेर नगर की स्थापना की थी। अर्णोराज ने जो है तुर्कों को हराया था, बकायदा इसने उनको पीछे की तरफ धकेल दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चौहान वंश में पृथ्वीराज के अलावा भी बड़े महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, परंतु चौहान वंश को भारतीय इतिहास में ज्यादातर जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान के लिए। इसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं क्योंकि इससे पहले पृथ्वीराज नाम के और 2 राजा हो चुके थे चौहान वंश में। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय जो है इसने दिल्ली को जीता, इसने उत्तर पश्चिमी जो पंजाब वगैरह के क्षेत्र हैं इनको जीत लिया, दक्षिण के अंदर गुजरात तक इसने अपनी सीमाएं फैला दी, पूर्व के अंदर कन्नौज की जो कई सारे प्रांत थे वो इसने हड़प लिए। तो बेसिकली चौहानों का सबसे ज्यादा उत्कर्ष जो हुआ, जो सबसे ज्यादा साम्राज्य पर जो उन्होंने शासन किया, वो पृथ्वीराज चौहान के टाइम में ही उन्होंने किया था। तो पृथ्वीराज चौहान आसपास की सारी जो अपने पड़ोसी थे उनको अपना दुश्मन बना चुका था। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद से उसका लगातार झगड़ा चलता था। फाइनली 1191 के अंदर जयचंद से उसका पहला युद्ध हुआ तराइन के मैदान में और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज को विजय हासिल हुई। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज बहुत निश्चिंत हो गया था, जबकि मोहम्मद गौरी ने जाकर 1 साल पूरी युद्ध की तैयारी करी और 1192 में फिर से वो तराइन के मैदान में था और तराइन के मैदान में इसी युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है और मोहम्मद गौरी बाद में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। तो इसी के साथ चौहान राजवंश जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो दिल्ली की सत्ता जो तुर्कों को मिली थी, जो मोहम्मद गौरी आया था, वो सत्ता चौहानों के हाथ से उनके पास गई थी। बात समझ रहे? तो दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले किस राजवंश का शासन था? चौहानों का शासन था। ध्यान रखना आप। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी। जयानक ने पृथ्वीराज विजय, ये पूछते हैं यार, ये काफी बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है। पृथ्वीराज विजय ये ग्रंथ किसने लिखा था? ये लिखा था जयानक ने। बात समझ रहे? और एक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। तो चंद्रबरदाई और जयानक दोनों ने पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय के नाम से लिखे हैं, इसको ध्यान रखना आप। गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय तथा कन्नौज के शासक जयचंद के साथ पृथ्वीराज तृतीय ने संघर्ष किया। मैंने आपसे कहा ना, जहां जहां भी इसके राज्य की सीमाएं थी, एक तरफ कन्नौज पड़ोसी था, एक तरफ गुजरात के शासक सोलंकी पड़ोसी थे और एक तरफ मोहम्मद गौरी पड़ोसी था। इसका तीनों से संघर्ष चला है। नेक्स्ट देखो आप, चंदेल वंश। चंदेल भी राजपूतों की एक पुरानी शाखा है। इन्हें 36 राजपूत राजवंशों में से एक माना जाता था। तो देखिए परमार्दी देव को जो है परास्त किया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अंतिम चंदेल शासक परमार्दी देव को परास्त कर उस पर अधिकार कर लिया।
आला और उदल जो है ये परमार्दी देव के दरबार में ही थे। देखिए, जैसे इतिहास के अंदर आप बहुत सारे महान योद्धाओं का नाम याद रखते हैं तो अधिकांश तो वो राजा निकलते हैं, परंतु इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने राजा ना होते हुए भी अपने पराक्रम का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया है कि आज भी हमें उनका नाम याद रखना बिल्कुल गर्व के साथ याद रखना पड़ता है। आपने सुना होगा चित्तौड़गढ़ के दो बड़े वीर हुए हैं, जिसको आप जयमल राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया या जयमल और फत्ता के नाम से जानते जाते हैं। अकबर के आक्रमण के समय उन्होंने बहुत ही भयंकर प्रतिरोध किया था। ऐसे कैसे जोधपुर के अंदर आप देखेंगे तो आपको जैता और कुंपा नाम के मालदेव के दो सेनापति मिलेंगे, जिसने शेरशाह को हिला दिया था। बकायदा शेरशाह को उनसे युद्ध के बाद कहना पड़ा कि आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत गवा बैठता। ऐसे ही दो वीर और हुए हैं, आला और उदल। ऐसे ही जो आपने पद्मावती और रावल रतन सिंह का किस्सा सुना होगा, उनके दो वीर थे गोरा और बादल। गोरा और बादल, बात समझ रहे? ऐसे ही दो बड़े वीर थे आला और उदल। जब कुतुबुद्दीन ऐबक से युद्ध हुआ तो इस युद्ध के अंदर आला और उदल ने बड़ी वीरता का परिचय दिया था। बकायदा लोक गीतों के अंदर, लोक कथाओं के अंदर आला उदल आज भी अमर है। फिर देखिए मालवा के परमार। देखिए, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, अग्निकुंड से जो उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें परमारों का भी नाम आता है। 9वीं शताब्दी में उपेंद्र कृष्ण राज ने मालवा में परमार वंश की नींव रखी है। मालवा जो है ना, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला, उसके पास में जो इंदौर और इसके आसपास का पूरा क्षेत्र है, ये है मालवा, बेसिकली मध्य प्रदेश में। सियक प्रथम परमार वंश का प्रथम साम्राज्यवासी शासक था, जिसने राष्ट्रकूट शासक खोटिक द्वितीय को पराजित किया। मुंज प्रसिद्ध परमार शासक था, जिसने चालुक्य शासक तेलप्य द्वितीय को 7 बार हराया, परंतु पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक तथा भट्ट जैसे विद्वानों को इसने संरक्षण प्रदान किया। पद्मगुप्त ने नव संहासक चरित्र लिखा। मुंज ने धर के निकट, ये धर या धार, ये वर्तमान में एमपी है, एमपी में है, ये जिला है एमपी का, वहां पर मुंज सागर झील का निर्माण करवाया। भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर, आयुर्वेद, सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार, ये ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार पूछा हुआ है। सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? सम्रांगण सूत्रधार जो है ये भोज परमार की रचना है। भोज परमार भी बहुत ही प्रतापी शासक था। कई बार आप सुनते ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वो घटना इन्हीं से संबंधित है, भोज परमार से। तो भोज जो है इस वंश के एक प्रतापी शासक थे, जिन्होंने सम्रांगण सूत्रधार नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। ये आए भोज। 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक परमार वंश का ये महान शासक था, प्रसिद्ध रचनाकार था। इसने धारा को अपनी नई राजधानी बनाया और वहां पर सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर एक सरस्वती माता की मूर्ति दी जाती है, ठीक है। तो माना जाता है कि जो सरस्वती माता की मूर्ति इस सरस्वती मंदिर के अंदर भोज परमार ने बनवाई थी, उसी मूर्ति की प्रतिकृति जो है इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है। भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर, आयुर्वेद, सर्वस्व और स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखित है। भोज ने धारा में एक विशेष विद्यालय स्थापित किया था और भोजपुर नगर की भी स्थापना की थी। कहते हैं कि वर्तमान में जो भोपाल है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, ये भोजपुर नगर था, जो बाद में अपभ्रंश होते होते भोपाल बन गया। परमार वंश के अंतिम शासक महलक देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क ने पराजित किया तथा मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया। देखिए, दिल्ली के राजवंश आ जाते हैं, उसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले गुलाम वंश। 1206 से लेके 1209 तक गुलाम वंश चलते हैं। उसके बाद आते हैं 1290 के बाद से खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के में ही हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है मालवा को सबसे पहली बार जीता था और मालवा के इस परमार वंश का उसने अंत किया था। नेक्स्ट देखिए आप, कुछ मुख्य तथ्य हैं उसमें देख लीजिए। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर नागभट्ट को मलेच्छ, आप उस समय मलेच्छ शब्द जो है मुसलमानों के लिए प्रयोग हुआ है, तो ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक बताया गया है। महिपाल के शासन काल में अल मसूदी गुजरात आया था, गुर्जर प्रतिहार शासक था महिपाल। राजशेखर को महेंद्रपाल तथा महिपाल दोनों ने संरक्षण दिया, कोई खास नहीं है। आईने अकबरी में प्राप्त उल्लेखों के आधार पर भोज की राज्यसभा में 500 विद्वान रहा करते थे। भोज परमार बहुत महत्वपूर्ण शासक है। परमारों की कल्याणी के चालुक्यों से शत्रुता का उल्लेख भोज चरित्र में हुआ है।
याद रखो तो रख सकते हो, अदरवाइज इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता है। देखिए राजपूत काल मैंने पहले भी आपसे कहा था बहुत लंबा चौड़ा है, बट फिर भी मैं एक समराइज फॉर्म में आपके सामने इसको पेश कर रहा हूं। कुछ जो पॉइंट्स मैंने लिखे आप ज्यादातर उसी के ऊपर फोकस करना, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना लंबा टॉपिक है, इतना गहरा टॉपिक है कि आप भले इसको पढ़ते ही जाएं, इसके ऊपर अपन पूरी एक 15 से 20 लेक्चर की एक पूरी सीरीज कर सकते हैं, इतना बड़ा ये चैप्टर है। बट फिर भी एक समराइज फॉर्म में मैंने आपके सामने उपस्थित किया, ताकि क्या है आपके पास पढ़ने के लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ें और फिर सीधा आगे बढ़ें। जो महत्वपूर्ण शासक हैं, उसमें जो शासक जो दिल्ली सल्तनत के हाथों हार जाते हैं या उनके द्वारा कोई बड़ा निर्माण कार्य कराया, जैसे वो अल्मोड़ा का कैलाशनाथ मंदिर था, है ना, ये मुंज सागर झील थी, इन सब चीजों के नाम ध्यान रखना, कौन से वंश से संबंध रखते हैं, कम से कम वंशों के नाम तो आपको याद हो, इसी में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये राजपूत काल को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।